संजय राउत ये कहते हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने में जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा साजिशें चली जा रही हैं, अगर ये साजिशें नहीं रुकी तो भारत भी रूस सोवियत संघ की तरह बिखर जाएगा, मतलब टुकड़ों में बट जाएगा। बड़ी दुख की बात है, विडंबना यही है कि संजय राउत को अब तक ये नहीं समझ आया कि अगर उनकी जमीन थरथरा रही है ना, अगर उनके पांव तले जमीन खिसक रही है, उनकी सरकार गिरने की कगार पे आ गई है, तो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। और वो खुद इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पहले तो जनता को धोखा दिया, धोखे में रखकर चुनाव लड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं हम। उसके बाद उन्होंने ये झूठ बोला कि नहीं, हमने तो कभी मुख्यमंत्री की बात ही नहीं करी थी, हम तो शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहते हैं। और फिर एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कर लिया जिन्होंने निरंतर हिंदुस्तान की जनता को धोखा दिया, हिंदुस्तान की जनता को लूटा है। उसके बावजूद भी आप में इतनी हिम्मत बच जाती है कि आप केंद्र सरकार को दोषी करार करते हो कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में गिरने वाली है। आपकी महाराष्ट्र सरकार इसलिए गिरने वाली है क्योंकि आप लोगों ने गलत काम करे, आपने जनता को धोखा दिया, निरंतर आपने जनता को लूटने का, बरगलाने का, बहकाने का काम करा। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया, जैसे कि कंगना रनौत का केस हो गया, जैसे अर्नब गोस्वामी का केस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों ने तो कभी आवाज उठाई नहीं। जब जब जनता ने आपसे सवाल का जवाब मांगा तब तक आप लोग पर्दे के पीछे छुपते रहे। कहां थे जब पालघर के साधुओं के साथ अन्याय हुआ? आप लोग अपने बिलों में घुसते रहे। यही वजह है कि आज आप लोगों को डर लग रहा है कि आपकी सरकार गिरने वाली है। पर ये तो पता था ना, जब आप लोगों ने 3 पहिए की सरकार बनाई थी ना, हमें तभी समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल आपकी सरकार जरूर गिरेगी। मैम, जो संजय राउत ने ये बयान दिया है तो इसी को लेकर लोग अब ये भी कह रहे हैं कि संजय राउत जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है तो उन्हीं की छवि का असर होने लगा है और ये भी भारत तोड़ने की बातें करने लगे। यही तो मैंने आपको अभी कहा कि जब आप लोगों ने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जिसकी विचारधारा पे आप थुतकारते थे, तो जाहिर सी बात है ना, आज जनता आपके ऊपर थुतकारेगी, क्योंकि आपने तो विचारधारा को, जिसको आप अपने सर पर बिठाकर रखते थे, आपने तो उसको पैरों तले रौंद दिया। तो जाहिर सी बात है लोग अब आपसे सवाल पूछेंगे। आप लोगों के फेलियर के आप खुद जिम्मेदार हैं। निरंतर आप लोग जब शिवसेना, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाती रही, गठबंधन में रही, आपसे कभी सवाल नहीं उठा क्योंकि आप लोगों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती थी। लेकिन आज तो आपने अपनी विचारधारा को ही कुचल दिया। आप लोग सत्ता के लालच में, इतने पुत्र मोह के लालच में इतना ज्यादा गिर गए कि आप लोगों को न्याय अन्याय का फर्क नहीं पता चला। आपको जो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसके बीच में आपको अंतर ही नहीं दिखा। आज वो अंतर दिखाने के लिए जनता आपकी सरकार जल्दी गिराएगी। और ये बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग आज भी, मैं तो कह रही हूं, बहुत पहले भी इन लोगों को चैलेंज हम लोग कर चुके हैं, मैं तो आज फिर कह रही हूं डंके की चोट पर कि एक बार अकेले शिवसेना चुनाव लड़कर तो देखे महाराष्ट्र में। जनता उनकी क्या हैसियत है ना, संजय राउत की, उद्धव ठाकरे की और उनके पुत्र की, उनको दिखा देगी। जनता बता देगी कि शिवसेना का वजूद सिर्फ तब तक है जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसकी विचारधारा पे चलता है। अगर आप एक ऐसी विचारधारा के साथ मिश्रण बना लोगे, मेलन कर लोगे, जिस विचारधारा की वजह से हमेशा हिंदुस्तान की जनता के दिल पर ठेस पहुंची है ना, तो आज नहीं तो कल आपको नकारा जाएगा। और वही हो रहा है आपके साथ। मैम, संजय राउत जिस तरीके के बयान देते हैं, इन सारी चीजों को लेकर यह भी है कि संजय राउत ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के लिए बचाने के लिए जमीनी स्तर पर आ गई है और उनकी पैरवी कर रही है। तो आप क्या चाहते हैं? कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी, क्या हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ आपकी सरकार अगर अन्याय करेगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल जमीनी स्तर पर ही आके काम करेगी। यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे ही थोड़ी ना हम लोगों ने बहुमत में सरकार बनाई है। बहुमत में सरकार बनाने की वजह यह है क्योंकि जनता जानती है कि जब जब किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएगा जिन्होंने अन्याय करा होगा। और यही हो रहा है। अर्नब गोस्वामी हो गए या कंगना रनौत हो गई, ये खाली जो अपनी बात रखते हैं, जो विचारधारा को सामने रखते हैं, वो अकेले थोड़ी ना है। पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि 370 का समर्थन करना देश विरोधी बात है, तो वो आपके गिरबान में आपको झांकना पड़ेगा कि कहीं आप लोग तो गलत नहीं कह रहे हैं। आप लोग रातों रात उठा के अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल देते हैं, तो आपसे सवाल पूछो आपको मिर्ची लग जाती है। कंगना रनौत का आप इलीगल तरीके से, जिसके लिए हाईकोर्ट भी आपको फटकारता है, आप ऑफिस को तहस नहस कर देते हो, आपसे जितना सवाल पूछे तब आपको मिर्ची लग जाती है। तो आप अपने गिरबान में झांकिए ना। आप थाली के बैंगन बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कल भी और आज भी आने वाले कल भी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जिन लोगों को सरकार की जरूरत है, जिन लोगों को न्याय की जरूरत है। सोशल मीडिया पे इन सारी चीजों को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय राउत ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की और ये कहा है कि षड्यंत्र रचे जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो एक बार संजय राउत अपनी पार्टी और अपनी सरकार में भी देखें कि इन लोगों ने किस तरीके से
से कितने परपंच और कितने षड्यंत्र रचे हैं। बिल्कुल, षड्यंत्र की तो महारत हासिल करी हुई है शिवसेना ने और कांग्रेस पार्टी ने। हमने देखा नहीं है कि किस प्रकार आप लोगों ने षड्यंत्र करे, फिर घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं। देखिए ना, आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या करा, उसके परिवार के साथ क्या करा। संजय राउत ने इतने घटिया और गलीच बयान दिए, आप लोगों ने तो गालियां तक दी एक महिला को, कंगना रनौत को, जिन्होंने निरंतर देश के साथ हो रहे अच्छे, देश में हो रहे अच्छे कामों को सराहाया है, उनके बारे में आगे बढ़कर बात रखी है, हमेशा न्याय की मांग रखी है लोगों की। उनके साथ भी आपने अन्याय करा, इतना गलत काम करा। तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि षड्यंत्र कर कौन रहा है। षड्यंत्र उसे कहते हैं जब रातों रात आप अर्नब गोस्वामी के लिए पिछला 2 साल पुराना कोई एक नया केस खोल के ले आते हैं, इतनी बड़ी चार्जशीट बना देते हैं, केस बना देते हैं और आ जाते हैं। कैसे? तब पता चलता है जब आपका भांडा फूटता है कि ये तो कोई डील चल रही थी, बिजनेस डील की वजह से करोड़ों रुपया इन्वॉल्व था और ये वजह थी कि आपने अर्नब गोस्वामी को रातों रात उठा लिया। उनके बेटे के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर आप लोगों ने एफआईआर कर दी। वो बेटा जो कल आया है पढ़ के, वो युवा जो देश का भविष्य बनने वाला है। तो षड्यंत्र कौन कर रहा है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। और षड्यंत्र की शुरुआत तभी से हो गई थी जब आपने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया, महाराष्ट्र के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई और महाराष्ट्र की लोगों के जितने भी वहां पर लोग हैं, उनके सपनों को आपने रौंद दिया अपने पैरों तले। एक तरफ ये जैसे कि केंद्र सरकार के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं संजय राउत, तो इसके साथ वो किसानों का जो अभी कृषि कानून आया है उसको लेकर भी बात करते हैं और ये कहते हैं कि पंजाब के किसानों को दबाया जा रहा है। मतलब वो जाहिर सी बात है कि उस प्रोटेस्ट के बारे में कहते हैं जो अभी इस टाइम पे चल रहा है किसानों को लेकर। पूरे किसान के आंदोलन में ना मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जो किसान पंजाब से या फिर राजस्थान से आ रहे हैं वही है क्या किसान? जो किसान तमिलनाडु में हैं, जो किसान अरुणाचल प्रदेश में हैं, जो किसान मध्य प्रदेश में हैं, जो किसान दिल्ली में भी हैं, ये सारे किसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो चलो हमारी सरकार आप कहोगे, तमिलनाडु में कौन सी हमारी सरकार है? आपको तो लगता था साउथ में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। आज साउथ के भी किसान आकर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इस किसान बिल को वापस लिया गया तो हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे, हम लोग धरना देंगे। तो आप मुझे बताइए कि सिर्फ पंजाब और राजस्थान के किसान कैसे हो गए? और सबसे बड़ी बात, किसान बिल आपने पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए ना कि उसमें लिखा क्या है। एमएसपी बंद नहीं करी जा रही, मंडियां बंद नहीं करी जा रही। अगर किसान चाहे तो मंडी के भीतर भी अपना अनाज बेच सकता है और उसके बाहर भी। दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको यह है कि जो कृषि बिल आप चाह रहे थे लाना, जिसका क्रेडिट आप चाह रहे थे और आप ला नहीं पाए, आप विफल हो गए। आज हमने लाया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको इंप्लीमेंट करा है और किसानों की आय जो 2022 तक हमने कहा है कि हम दुगनी करेंगे, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। उसमें आपको जलन हो रही है, आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। और हमने तो कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको क्रेडिट लेना है, लो, लेकिन किसानों को आप बरगला क्यों रहे हो? उन्हें क्यों बेवकूफ बना रहे हो? उस कानून में मुझे बताइए कहां से कहां तक ये लिखा हुआ है कि जो पहले तरीका था किसानों का अनाज बेचने का, वो तरीका बंद किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप मंडी के बाहर पहले बेचते थे, आप बेच सकते हैं, अंदर बेचते थे, आप अंदर बेच सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे करिए ना। एमएसपी खत्म नहीं हो रहा। और रिटेलर्स, एक जो है दायरा बढ़ाया गया है किसानों का, रिटेलर्स, आप रिटेलर्स को बेच सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। तो आपको आफत क्यों आ रही है? क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिला और कोई वजह नहीं है, आपको जो आप आग बबूला बन रहे हैं। मैम, अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन पे फिर से आऊं तो मुझे यहाँ पर एक और सवाल है कि जिस तरीके से हर बार महाराष्ट्र की सरकार को लेकर केंद्र सरकार को कोट किया जाता है और ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार इनकी सरकार को तोड़ना चाहती है, महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। जितने इन तीनों पार्टियों के आपस में संबंध है, उन चीजों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बनाते हैं कि ये हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। देखिए, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है महाराष्ट्र की सरकार ने। अब उन्हें जाहिर सी बात है, जब विफल होने लगे हैं, जब उनकी 3 पहिए की सरकार नहीं चल रही है, जब आपस में विचारधारा मैच नहीं कर रही है, जो मंत्रिमंडल की बिजनेस डील हुई थी वो डील अब आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए। इसलिए आप लांछन लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुझे बताइए ना, महाराष्ट्र में क्या काम है इस समय बीजेपी का? हम तो विपक्ष में है ना, हम तो ऑपोजिशन में। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपकी 3 पहियों की सरकार, 3 मजबूत पार्टियों की सरकार इतनी कमजोर है कि विपक्ष में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपकी नींव को हिला दिया। और अगर नींव को हिला दिया तो आप फिर से गिरबान में झांक लीजिए, क्योंकि अगर आपकी नींव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिला दी ना, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र की जनता है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ समर्थन में खड़ी हुई है। और आपकी नींव हिलेगी जब आप गलत करोगे, जब आप अन्याय के साथ रहोगे, जब आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में रहोगे। आपकी नींव आज नहीं, जिंदगी भर हिलती रहेगी। अगर
इस तरीके की बातें करते भी हैं और अगर इसके पर आरोप प्रत्यारोप लगाते भी हैं तो हमेशा भारत तोड़ने की बात क्यों की जाती है? इसकी जगह पर ये कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते थे, पर उन्होंने यही एग्जाम्पल क्यों दिया कि सोवियत संघ की तरह गुटों में बट जाएगा या फिर ये बिखर जाएगा? इस तरीके का बयान क्यों? असल में क्या है ना, जब आपकी जहनियत में या दिल में कोई ना कोई बात होती है ना, वो अक्सर जुबान पे आई जाती है। यही हुआ है क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि आप लोग काले दिल के हो, क्योंकि आप लोग ये चाहते हो कि भारत के टुकड़े हो, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वालों के साथ आप खड़े हो गए हो। और जाहिर सी बात है, सोबत का असर तो होता ही है। उन लोगों ने जिन्होंने आतंकवादियों की हत्या पर, उनकी मौत पर आंसू बहाए हो बाल्टी भर भर के, जिन्होंने टुकड़े गैंग के साथ समर्थन दिया हो और साथ खड़े होकर भाषण दिया हो, 6 महीने से साल भर से आप उनके साथ हैं, तो जाहिर सी बात है उनका असर थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर आने लगेगा। वही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के टुकड़े करने में आपका फायदा है, आपका नया वोट बैंक बन गया है। यही वजह है कि आप इस तरह की घटिया और गलीज बातें कर। आज का भारत ये चाहता है कि भारत हमारा अखंड भारत है, और जो इन सारे देश को, हमारे देश को जो तोड़ने का इस तरीके से प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए क्या एक संदेश? देखिए, हिंदुस्तान बहुत ही ताकतवर देश है और हिंदुस्तान की ताकत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं, और इस एकता को हम अपने सर पर रखते हैं। ये हमारा गुरूर, हमारा घमंड है। कोई भी आएगा हमारे हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकता। और जो ये टुकड़े गैंग वाले हैं ना, इनको हिंदुस्तान की जनता को, बिल्कुल शिवसेना हो चाहे सोनिया की सेना हो, इन सब ना हमें बहुत अच्छे से आता है। नाको चने चबवाने का काम हमारा है, हम इन्हें दिखा कर रहेंगे। धन्यवाद।